दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद तथा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत गोखले, तिलक और महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अभ्यास सेट का भाग 17। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आपको बताना है। प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक और नव प्रातः का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी और धार्मिक आस्था को बढ़ाने, एकजुट करने और समाज से कुरीतियों को मिटाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों, सती प्रथा को जो है एक अमानवीय कलंक और अभिशाप की संज्ञा देते हुए सती प्रथा उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय ने दृढ़ता से वकालत की थी। और देखिए 1829 में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इस प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, सबसे पहले अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग स्वामी दयानंद सरस्वती ने उठाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। कार्य, जन्म, गतिविधि या मनोविज्ञान। तो सही उत्तर है जन्म के आधार पर। देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म के आधार पर सर्वोच्चता निर्धारित करने का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने कार्यों, गतिविधियों इन सब से महान बनता है और जन्म के आधार पर सर्वोच्चता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आइए अब देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन है 1897, 1905, 1907 या फिर 1912। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1905। दोस्तों, कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 जो कि वाराणसी में आयोजित हुआ था, वाराणसी में, बनारस में, ये 21वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और 1905 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में किसे चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और एमजी रानाडे। तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले उत्तम या उत्कृष्ट वक्ता थे और इसी कारण इनको चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा किसको राजनीतिक गुरु माना गया है।
तो आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और राजनीति से संबंधित जो एबीसी कहा जाए तो वो उन्होंने महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले से ही सीखा था। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका हिंदी होता है भारत सेवक समाज, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उदारवादी कांग्रेस नेता थे। इन्होंने सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, वर्ड्सवर्थ, वेलेंटाइन सिरोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वेलेंटाइन सिरोल ने। दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल एक ब्रिटिश पत्रकार, लेखक और इतिहासकार थे और इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है देखिए प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है देखिए बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तिलक द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और एक जानकारी के लिए बता दें कि मूल रूप में ये कथन तिलक द्वारा मराठी भाषा में कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत या भारतीय अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था और तिलक ने अपने उग्रवादी नीतियों और क्रांतिकारी वक्तव्यों के द्वारा पत्रकारिता में एक अलग मुकाम हासिल किया था और इसी कारण उनके लेखों आदि के कारण जो राष्ट्रवादी लेख थे और क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनके कारण उनको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे। तो दोस्तों ये आपका जो है संबंधित नहीं है क्योंकि वह यानी बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, ये कथन सही नहीं है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। और उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया था, तो ये भी सही है। दोस्तों पहला कथन कि वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, ये कथन तिलक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन उदारवादी नहीं था? आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिरोज शाह मेहता? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ये उदारवादी या नरमपंथी नहीं थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता ये नरमपंथी या उदारवादी कांग्रेस नेताओं में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक या एमजी राणा डे? तो सही उत्तर ऑप्शन सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों भारत में 2 होम रूल आंदोलन चलाए गए, एक का जो है क्रियान्वयन एनी बेसेंट के द्वारा और दूसरा लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। तो होम रूल आंदोलन से संबंधित थे लोकमान्य तिलक। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रोलट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? तो सही उत्तर है दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था और उसमें वो सफल भी हुए थे। अगला प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ था? ऑप्शन है चंपारण में, बारदोली में, चौरी चौरा में या फिर दांडी में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए
चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण जो आंदोलन था 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हितों के लिए चलाया गया आंदोलन था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को पहली बार जन आंदोलन का अनुभव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी शासन, किसानों पर अन्याय, न्यायिक व्यवस्था या भूमि कर में अधिक वृद्धि। तो दोस्तों भूमि कर में अधिक वृद्धि या लगान में अधिक वृद्धि के लिए अधिक वृद्धि के विरुद्ध वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है 1928 में बारदोली जो है आंदोलन चलाया गया था और इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो एक तरह से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लगान में वृद्धि के खिलाफ जो है गांधी जी द्वारा बारदोली आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या केवल 1 प्रकार की? तो सही उत्तर है गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो 3 प्रकार की जो है अहिंसा है। इसमें मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के अहिंसा की बात की जाती है। यानी हम अगर जो अहिंसा करें तो मन से, वचन से और कर्म तीनों से अहिंसा होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी से भी हम हिंसा जो है करते हैं तो ये अहिंसा नहीं हो सकती है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या फिर सत्ताधारी का शासन? तो सही उत्तर है स्वशासन। दोस्तों गांधी जी के अनुसार स्वशासन या खुद का शासन जो है ये स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। स्वराज का मतलब अपने लोगों द्वारा अपने ऊपर शासन करना, जिसमें हम किसी विदेशी सत्ता के द्वारा शासित न हो, उसको ही स्वशासन या स्वराज कहा जाता है। तो सही उत्तर है गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन से संबंधित है और ऐसे शासन को गांधी जी ने राम राज्य की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना या भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना। तो सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, कानूनों की अवमानना या 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कानूनों की अवमानना असहयोग आंदोलन का एजेंडा नहीं है। दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था जो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था, ये असहयोग आंदोलन, और इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार शामिल था। कानूनों की अवमानना इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी क्या क्या? देखिए दोस्तों, नामित पदों से त्यागपत्र देना सही है, विधायिका का बहिष्कार सही है, न्यायालयों का बहिष्कार सही है और सरकार के बकाया करों का भुगतान ये सही नहीं है। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो विशेषताएं हैं उनमें 1, 2 और 3, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये असहयोग आंदोलन की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है 1923 में, 1924 में, 1925 में या 1926 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1924 में। दोस्तों महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये था बेलगांव अधिवेशन जो बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ था और ये 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कब? तो याद रखिएगा, सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को। दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी और ये यात्रा 24 दिनों तक चली थी और 6 अप्रैल को इन्होंने दांडी में जो है नमक कानून या समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था और 12 मार्च 1930 को ये यात्रा दांडी यात्रा गांधी जी की प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया था? ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़कर, कर चुकाने से मना करके या राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तो सही उत्तर है देखिए नमक कानून तोड़कर। देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसको गांधी जी ने दांडी मार्च के दांडी मार्च के अंतिम दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा डेट जो है 6 अप्रैल 1930 से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था और ये जो है दांडी मार्च के दौरान या दांडी मार्च में नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वो कौन सी जगह है? ऑप्शन है अमृतसर, देहरादून, नैनीताल या पेशावर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी पेशावर में। दोस्तों, पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल पलटन के जवानों ने जो है पेशावर में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? ऑप्शन है JL नेहरू, मौलाना आज़ाद, टैगोर या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है ये कथन महात्मा गांधी का है और इसके अलावा एक कथन कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये कथन भी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर JB कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही JL नेहरू थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी, BR अम्बेडकर या चौधरी रहमत अली। तो सही उत्तर है क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन 1927 सही है, नमक सत्याग्रह 1930 ये भी सही है, गांधी इरविन समझौता 1931 सही है, बेवेल योजना 1944 ये सही नहीं है क्योंकि बेवेल योजना जो है दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि 4 जून 1945 की है। बेवेल योजना 4 जून 1945 की है, 1944 सही नहीं है। तो इसमें आपका जो युग्म सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, एक सूची में महत्वपूर्ण नारे हैं और दूसरी सूची में उनके कहने वाले नेताओं के नाम हैं। वेदों की ओर लौटो या बैक टू द वेदाज ये दयानंद सरस्वती का कथन है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो डू और डाई महात्मा गांधी ने, और इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे ये भगत सिंह द्वारा कहा गया कथन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको सुमेलित करना है।
पूना समझौता। पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। वर्धा प्रस्ताव देखिए दोस्तों 14 जुलाई 1942 को। और बेबेल योजना 4 जून 1945 की है। तो सही जो कोट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 4-1-2-3। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 4-1-2-3 ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने भारत में राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गोखले, तिलक और महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।